नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, बौद्धिक संपदा विधि के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो लेक्चर का विषय है ट्रेडिशनल नॉलेज अर्थात पारंपरिक ज्ञान। आज हम पारंपरिक ज्ञान के संबंध में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम एक न्यूज़ देखते हैं। भारत ने जीता था हल्दी युद्ध। ये आप एक यहाँ पर डाक विभाग की एक 20 रुपये की डाक टिकट देख रहे हैं, जिसमें आपको हल्दी, मिर्च और धनिया दिखेगा। हल्दी, मिर्च, धनिया दिखेगा, अर्थात इनमें कुछ औषधीय गुण है जो भारत का पारंपरिक ज्ञान है। हल्दी के बारे में सर विदित है कि ये इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है और जनरली किसी की कोई चोट लग जाती है या किसी के शरीर में कुछ दर्द होता है तो लोग जनरली दूध के साथ हल्दी का सेवन करते हैं। तो क्या ज़रूरत आ पड़ी इस डाक टिकट को जारी करने की? तो देखिए, जो यूएस पेटेंट एवं ट्रेडमार्क ऑफिस है, उन्होंने 1994 में मिसिसिपी यूनिवर्सिटी के 2 रिसर्चर सुमन दास और हरिहर कोहली को हल्दी के एंटीसेप्टिक गुणों के लिए पेटेंट दे दिया गया था। इस पर भारत में खूब बवाल मचा था। भारत की काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR ने यह मुकदमा लड़ा। दावा किया कि भारत में यह हल्दी के एंटीसेप्टिक गुण भारत के पारंपरिक ज्ञान में आते हैं। इस गुण को तो भारत के आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। तब जाकर USPTO ने 1997 में दोनों रिसर्चर्स का पेटेंट रद्द किया। तो इस न्यूज़ में, ये न्यूज़ है जो दैनिक भास्कर न्यूज ऐप से ली गई है। तो यहाँ पर एक शब्द आया पारंपरिक ज्ञान। भारत का दावा कि एंटीसेप्टिक गुण भारत के पारंपरिक ज्ञान में आते हैं। तो ये बौद्धिक संपदा एवं पारंपरिक ज्ञान में क्या संबंध है? देखिए, बौद्धिक संपदा अधिकार हमें तभी प्राप्त होते हैं जब उसमें कुछ नवीनता हो या मौलिकता हो। कॉपीराइट हमें तभी प्राप्त होगा जब हमारा लिखा गया कोई साहित्यिक, संगीतात्मक या कलात्मक कृति मौलिक होगी। या हम किसी सॉफ्टवेयर में कॉपीराइट ले रहे थे, वो सॉफ्टवेयर मौलिक होना आवश्यक है। इसी तरह हमें पेटेंट मिलता है आविष्कारों को लेकर, तो उस आविष्कार में नवीनता होनी चाहिए, ठीक है, उस आविष्कार में मौलिकता होनी चाहिए। लेकिन जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो अपने आर्थिक उत्पादन के लिए, आर्थिक दोहन के लिए वो क्या है कि जो विकासशील और कम विकसित या आदिवासी जनजाति हैं, उनका जो पारंपरिक ज्ञान है, मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी वो सीखते आए हैं। एकदम सरल तौर पर हम इसको ऐसे कह सकते हैं, जो हमें दादा दादी, नाना नानी से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो पारंपरिक ज्ञान होता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। ये ज्ञान कोई आयुर्वेदिक औषधि भी हो सकती है, ये ज्ञान किसी प्राचीन भाषा के सूत्र के रूप में भी हो सकता है। ये ज़रूरत नहीं है कि इस पारंपरिक ज्ञान को संपूर्ण दुनिया ही जाने। कई बार क्या होता है, किसी स्थान विशेष के पारंपरिक ज्ञान को किसी दूसरे स्थान के लोग नहीं जानते। तो जो भारतीय जो पारंपरिक ज्ञान है उसका यूरोपीय, जो अमेरिकी देशों में खूब पेटेंट होने लगा। उन देशों ने नीम, हल्दी, यहाँ तक इनका भी पेटेंट करवा लिया। और हमने वो पढ़ा था टेक्सामती, जो एक टेक्सामती ने जो बासमती चावल था उसका पेटेंट करवा लिया, जो भौगोलिक उपदर्शन का सरासर उल्लंघन था। तो आज हम जानेंगे कि पारंपरिक ज्ञान क्या होता है, भारत ने पारंपरिक ज्ञान के बचाव के लिए क्या क्या किया है, और विश्व में हम अनेक उदाहरण देखेंगे जहाँ पर पारंपरिक ज्ञान का वॉयलेशन हुआ है। तो पारंपरिक ज्ञान, शाब्दिक तौर पर पारंपरिक ज्ञान का वह निकाय है जो मनुष्य की पीढ़ियों से होकर व्यवहारों, त्योहारों, परंपराओं और ज्ञान एवं कौशल के ऐसे अन्य संवाहकों के माध्यम से प्रवाहित होता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो के अनुसार पारंपरिक ज्ञान में परंपरा आधारित साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कृतियाँ, प्रस्तुतिकरण, अन्वेषण, वैज्ञानिक आविष्कार, अभिकल्प, चिन्ह, नाम एवं संकेत, अनुद्घाटित सूचना और अन्य परंपरा आधारित नवोन्मेष एवं रचनाएं शामिल है।
जो औद्योगिक, वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक क्षेत्रों में बौद्धिक गतिविधियों का परिणाम है। तो जो पारंपरिक ज्ञान है वो भी बौद्धिक गतिविधियों का ही परिणाम है। जो प्राचीन काल है उस समय ज्ञान को लिपिबद्ध करने या ज्ञान को संग्रहण करने की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। तो जो भी ज्ञान होता था तो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में उसको मौखिक तरीके से या उनको सिखाकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो ज्ञान अंतरित हो रहा था। जो पारंपरिक ज्ञान है वो ये नहीं कि केवल भारत में पारंपरिक ज्ञान है। जो पारंपरिक ज्ञान है उसकी प्रकृति सार्वभौमिक है। इसके हम उदाहरण देखेंगे, हुडिया कैक्टस और अफ्रीका की सेन जनजाति। तो जो सेन जनजाति है वो दक्षिण अफ्रीका की आदिम निवासी है। तो ये लोग अपने भूख को कम करने के लिए हुडिया कैक्टस नाम के पौधे का प्रयोग करते थे। इस प्रकार भूख मिटाने वाली औषधि के रूप में ये हुडिया कैक्टस के नामक पौधे को इस्तेमाल करते थे। तो जो दक्षिण अफ्रीकी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद है SACSIR, तो उसने क्या कि उक्त पौधे की सहायता से भूख मिटाने की एक दवा बनाई और उसका पेटेंट P70 प्राप्त कर लिया। तो जो सेन जनजाति के लोग थे इनको इसकी भनक लग गई और उन्होंने कुछ गैर सरकारी संगठनों की मदद से उस हुडिया कैक्टस पौधे के ऊपर अपने अधिकार को मान्यता दिलवाने के लिए एक अभियान प्राप्त किया, जिसमें वो सफल भी हुए। तो क्या हुआ कि जो वैज्ञानिक परिषद थी उसने इस पारंपरिक ज्ञान का उपयोग अपने आर्थिक फायदे के लिए किया। उसी तरह एक दूसरा एग्जाम्पल है माका और पेरू की जनजातियाँ। तो जो माका होता है वो मूली और सरसों के परिवार का एक पौधा है और जिसके बारे में ये विश्वास है कि इसमें पेरू में इसको 1300 से 2000 वर्ष पूर्व इसको घरेलू स्तर पर लगाया गया है। तो लोग क्या करते थे, इस पौधे की सहायता से एक स्वास्थ्यवर्धक पेय बनाते थे जो प्रजनन क्षमता एवं यौन क्रियाकलाप के संवर्धन हेतु काम में आता था। तो बाद में 2001 में क्या किया कि 2 अमेरिकी कंपनियों ने इसके जो रासायनिक रहस्य थे उनसे पर्दा उठाया और उनका पेटेंट प्राप्त कर लिया। इसका भी विरोध हुआ। इसी तरह हमारा एक भारत का एग्जाम्पल है जीवनी और केरल की कानी जनजाति। तो जो भारत के केरल राज्य में कानी जनजाति के लोग काफ़ी समय से आरोग्य पत्र नाम का एक पौधा था उसका इस्तेमाल औषधीय प्रभाव के लिए करते आए थे। तो ये आदिवासियों का एक पारंपरिक ज्ञान था। तो जब आदिवासियों ने ये अपना ज्ञान, तो इसमें क्या होता है कि आदिवासी अपना ज्ञान दूसरी पीढ़ी को इसी शर्त पर अंतरित करते थे कि वो इस ज्ञान को गोपनीय रखेंगे। लेकिन इसी समुदाय के कुछ लोगों ने वैज्ञानिकों को ये रहस्य बता दिया और इसके बारे में कहा कि ये जीवनी देने वाली औषधि है, अर्थात ये तनाव एवं थकान को दूर करती है, स्फूर्ति प्रदान करती है, शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करती है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक जो भारतीय औषधि निर्माता कंपनी थी आर्यवेद फार्मेसी लिमिटेड, उसने क्या किया, उस दवा के निर्माण के हेतु पेटेंट प्राप्त कर लिया। तो इसका भी विरोध हुआ। इन सब के विरोधों के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफ़ी प्रयास किए गए पारंपरिक ज्ञान को संरक्षण के लिए। इसके लिए जो विपो अभिसमय है उसमें भी अच्छी व्यवस्था की गई है, ठीक है। और इसके लगा समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस संबंध में सम्मेलन होते रहे हैं और विश्व व्यापार संगठन के भी काफ़ी प्रावधान थे जिसमें पारंपरिक ज्ञान को सहेजने की कोशिश की गई है। तो इसी क्रम में, क्योंकि भारत भी विश्व व्यापार संगठन का एक सदस्य राष्ट्र है और भारत के अनुभव कोई अच्छे नहीं रहे, भारत के भी काफ़ी कटु अनुभव रहे कि अमेरिका की पेटेंट और ट्रेडमार्क कार्यालय, बासमती हल्दी, यूरोप के पेटेंट कार्यालय ने नीम, इन पर पेटेंट दे दिया जो भारत का एक पारंपरिक ज्ञान था। तो विदेशी लोग इनको आविष्कार बताकर धड़ल्ले से पेटेंट करवा रहे थे, जबकि आविष्कार में नवीनता होनी चाहिए थी और मौलिकता होनी चाहिए थी जो इनमें नहीं मिलती। तो इस जो अनुभव था भारत का, आप ये देख लिए कि जो योग है, जो योग दर्शन है वो भारत का है, लेकिन विदेशों में इससे रिलेटेड कई हजार उत्पाद पेटेंट प्राप्त कर चुके हैं। तो भारत ने क्या किया कि भारत ने इस संबंध में भौगोलिक उपदर्शन अधिनियम 1999, पादप प्रजाति एवं कृषक अधिकार अधिनियम 2001, जैविकीय विविधता अधिनियम 2002 पारित किए और इसी के साथ पेटेंट संशोधन अधिनियम 2002 और 2005 में
ये व्यवस्था की गई है कि जो भी पेटेंट के लिए आवेदन करेगा तो आवेदक को ये बताना होगा कि जो ये इसमें जो आविष्कार में जो प्रयुक्त आनुवंशिक संसाधन है उनकी उत्पत्ति का स्रोत क्या है, ताकि ये मालूम चल जाए कि ये जिस उत्पाद पर ये नवीनता का दावा कर रहा है कहीं वो पारंपरिक ज्ञान का अंश तो नहीं है। अगर उसमें पारंपरिक ज्ञान का अंश है तो उसका पेटेंट नहीं हो सकता। अब जो विदेशों में जो पेटेंट हो लिए उनको निरस्त कराने के लिए भारत सरकार ने काफ़ी लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और उनका पेटेंट निरस्त करवाया, लेकिन इसमें लाखों करोड़ों डॉलर का खर्चा भी आया, क्योंकि जो पेटेंट को रद्द करवाने की जो कानूनी जटिलताएं थी उनको पूरा करना पड़ा। तो भारत ने क्या किया, इस समस्या से निपटने के लिए जो भारत की वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद है उसने तत्कालीन महानिदेशक डॉक्टर R.A. मलेश्वर की अध्यक्षता में विपो की जो IT संबंधी स्थायी समिति के जो 3रा वार्षिक अधिवेशन हुआ उसमें उन्होंने TKDL पारंपरिक ज्ञान का आंशिक पुस्तकालय ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी यानी एक डाटाबेस बनाया, और उस डाटाबेस में भारत का जो भी पारंपरिक ज्ञान था, जो भी भारत के जो प्राचीन भाषा में जो सूत्र वगैरह अंकित थे, तो इन्होंने क्या किया कि आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी जैसी जो भारतीय चिकित्सा पद्धति थी उसके 2 लाख से ज़्यादा सूत्र उनमें संकलित किए, और इसमें यौगिक भंगिमाओं, आसन आदि के 1500 सूत्र और जोड़ दिए। अर्थात ये A4 साइज की 3 करोड़ पृष्ठों की एक उन्होंने डाटाबेस तैयार किया, और ये डाटाबेस उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक पेटेंट कार्यालयों को उपलब्ध करवाया, ताकि वहाँ पर पेटेंट देने से पहले पेटेंट निरीक्षक ये जान सके कि इसमें कहीं पर कोई पारंपरिक अंश तो नहीं है। तो ये भारत ने उपलब्ध करवाया। तो इससे ये अपेक्षा है कि इसे कम से कम प्रतिवर्ष 2000 से अधिक ऐसे पेटेंटों को रोका जा सकेगा जिसमें पारंपरिक ज्ञान समाविष्ट हो। तो पारंपरिक ज्ञान को सहेजने की भी अनेक चुनौतियां हैं। अधिकतर है कि जो विदेशी पेटेंट कार्यालय अगर पेटेंट दे देते हैं तो उस संबंध में बहुत ज़्यादा कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, जो आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसानदायक होती है। लेकिन फिर भी जो ये TKDL है इसने काफ़ी हद तक भारतीय ज्ञान को चोरी होने से रोका। तो इस तरह हमने जाना कि पारंपरिक ज्ञान का कितना ज़्यादा महत्व है बौद्धिक संपदा अधिकार में, और जो पारंपरिक ज्ञान है उसकी सहेजने की जिम्मेदारी हम सब की है। और पारंपरिक ज्ञान सहेजने के पीछे यह है कि लोगों में मौलिकता को बढ़ावा दिया जाए, ताकि लोग किसी तरीके से पारंपरिक ज्ञान की चोरी ना कर सके और उस पर अपना लेबल लगाकर बाजार में विक्रय ना कर सके। तो लोगों की मौलिकता भी बढ़े, इसलिए पारंपरिक ज्ञान को रोका गया कि ये जो पारंपरिक ज्ञान है इस पर सबका अधिकार है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला अधिकार है, तो इसका हम आर्थिक दोहन नहीं कर सकते। धन्यवाद।